दोस्तों, धनवान बनने के लाखों तरीके हैं और यह कैसे करना है इस पर अनेकों किताब भी उपलब्ध है। लेकिन धनवान बने रहने का सिर्फ एक ही तरीका है, थोड़ी मित व्यतिता और असुरक्षा का मिश्रण। और यह एक ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करते। आइए दो निवेशकों की एक कहानी के साथ शुरुआत करते हैं। उनमें से दोनों ही एक दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन लगभग एक शताब्दी पहले उन दोनों के रास्ते आपस में दिलचस्प रूप से टकराया। जेसी लिवमोर अपने समय के महानतम स्टॉक ट्रेडर थे। उनका जन्म 1877 ईस्वी में हुआ और जब लोग जानते भी नहीं थे कि ट्रेडिंग क्या है, वे एक पेशेवर ट्रेडर बन गए। 30 वर्ष की उम्र में उनकी संपत्ति मुद्रास्फीति समायोजित होने के बाद $100 मिलियन थी। 1929 में जब जेसी लिवमोर विश्व के सबसे जाने माने निवेशकों में से एक थे। उस वर्ष स्टॉक मार्केट में आई गिरावटें जिसने महामंदी की शुरुआत की, उसने इतिहास में लिवमोर की विरासत को भी सुदृढ़ कर दिया। अक्टूबर 1929 के एक सप्ताह में स्टॉक मार्केट के 1/3 से अधिक मूल्य का सफाया हो गया, जिसके दिनों के बाद काला सोमवार, काला मंगलवार और काला गुरुवार नाम दिया गया। लिवमोर की पत्नी डोरोथी काफ़ी डरी हुई थी जब उनके पति 29 अक्टूबर की शाम को घर पहुंचे। वॉल स्ट्रीट के सट्टेबाजी के आत्महत्या करने की खबर पर पूरे न्यूयॉर्क में फैल गई थी। उन्होंने अपने बच्चे के साथ रोते हुए जेसी का दरवाज़ा पर स्वागत किया और उनकी मां इतनी व्याकुल थी कि वे दूसरे कमरे में बंद होकर रो रही थी। जीवनी लेखक टॉम रूबिथॉन के अनुसार जेसी कुछ पलों तक हक्के बक्के होकर वहीं खड़े रहे। वो समझने से पहले ये सोच रहे कि आखिर हो क्या रहा था। फिर उन्होंने अपने परिवार को यह खबर सुनाई, भाग्य की दरकार और मौलिक सूझ से वे स्टॉक मार्केट में गिरावट पर दांव लगा रहे थे। आपका मतलब हम बर्बाद नहीं हुए? डोरोथी ने पूछा। नहीं प्रिय, आज मेरा ट्रेडिंग में सबसे अच्छा दिन था। हम शानदार ढंग से अमीर हो गए हैं और जो भी चाहे वह कर सकते हैं, जेसी ने कहा। डोरोथी दौड़कर अपनी मां के पास गई और उन्हें चुप होने को कहा। एक ही दिन में जेसी लिवियर ने $3 बिलियन से भी अधिक के बराबर की कमाई की थी। स्टॉक मार्केट के इतिहास के सबसे खराब महीने में वे विश्व के सबसे धनवान लोगों में से एक बन गए। जब लिवरमोर का परिवार इस दृश्य सफलता का जश्न मना रहा था, एक दूसरा व्यक्ति निराश में वॉल स्ट्रीट की गलियों में भटक रहा था। अब्राहम जर्मनस्की एक करोड़पति रियल एस्टेट निर्माता थे, जिन्होंने 1920 के तूफानी दशक में काफ़ी समृद्धि प्राप्त की। जैसे कि अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ने लगी, वह वही किया जो वस्तुतः हर दूसरे सफल न्यूयॉर्क निवासी ने किया। स्टॉक मार्केट की बढ़ती कीमत पर जमकर दांव लगाया। 26 अक्टूबर 1929 की द न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक लेख प्रकाशित किया, जिसमें 2 पैराग्राफ का एक दुखद अंत दर्शाया। बोनार्ड एच सैलेंडर 225 ब्राइडवे के वकील से कल माउंट वार्नर की श्रीमती अब्राहम जन्मास्की ने अपने पति को ढूंढने की मदद मांगी, जो गुरुवार से लापता है। 50 वर्षीय जन्मास्की जो रियल एस्टेट ऑपरेटर है। सैलेंडर के अनुसार उन्होंने स्टॉक पर जमकर निवेश किया है। सैलेंडर ने कहा कि श्रीमती जन्मास्की ने उन्हें बताया कि एक मित्र ने उनके पति को गुरुवार को देर रात वॉल स्ट्रीट के स्टॉक एक्सचेंज के पास देखा था। उनके सूचना देने वाले के अनुसार उनके पति एक टिकट टेप को फाड़कर उसके छोटे छोटे टुकड़े को फुटपाथ पर बिखेरते हुए ब्रेड बॉक्स की ओर जा रहे थे, और वह पैसे की हम जानते हैं अब्राहम जन्मास्की का अंत था। यहाँ हम एक अंतर देख सकते हैं। अक्टूबर 1929 की गिरावट में जेसी लिवरमोर को विश्व के सबसे धनवान लोगों में से एक बना दिया। वहीं इसने अब्राहम जन्मास्की को बर्बाद कर दिया और शायद उनकी जान भी ले ली। लेकिन अगर 4 साल आगे बढ़े तो उनकी कहानियाँ फिर से एक दूसरे से टकराती हैं। अपने 1929 के व्यवसाय के बाद लिवरमोर ने अधिक आत्मविश्वास से और बड़े से बड़ा निवेश किया। यह उनके सर के ऊपर से चला गया और वे बढ़ते कर्ज में डूब गए और फलतः स्टॉक मार्केट में सब कुछ गंवा बैठे।
दिवालिया और शर्मिंदा होकर वर्ष 1933 में 2 दिनों के लिए वे गायब हो गए। उनकी पत्नी उन्हें ढूंढने निकली। जेसी लिवरमोर 1100 पार्क यूनियन में रहने वाले स्ट्रीट मार्केट ऑपरेटर लापता है और उन्हें कल दोपहर 3 बजे से देखा नहीं गया। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने 1933 में लिखा। वे वापस लौटे लेकिन उनका रास्ता तय हो चुका था। लिवरमोर ने अंत में अपनी जान ले ली। समय अलग अलग था लेकिन जन्माष्टमी और लिवरनोन में एक ही समानता थी। वे दोनों धन बनने में बहुत अच्छे थे और धनवान बने रहने में उतने ही खराब। अगर आप सोचते हैं कि धनवान शब्द आप पर लागू नहीं होता, इस अवलोकन से मिली सीख सब पर लागू होती है और आय के हर स्तर पर। संपत्ति प्राप्त करना एक ही बात है और इसे बनाए रखना दूसरी। दोस्तों, अगर मुझे संपत्ति संबंधी सफलता का सार एक शब्द में देना है तो मैं इसे उत्तरजीविता कहूँगा। जैसा कि आप जानते हैं, 40% ऐसी कंपनियां जो इतनी सफल थी कि सार्वजनिक ट्रेडिंग कंपनी बनने को तैयार थी, समय जाते जाते अपना सारा मूल्य गंवा बैठी। फोर्ब्स की सबसे धनी 400 अमेरिकियों की सूची का प्रति दशक औसतन लगभग 20% का आवर्तक है, जिसके कारणों में मृत्यु या किसी अन्य परिवार के सदस्य की राशि हस्तांतरण करना नहीं है। पूंजीवाद कठिन है, लेकिन ऐसा होने का कारण कुछ हद तक यह भी है कि धन प्राप्त करना और धन बनाए रखना 2 अलग अलग कौशल हैं। धन प्राप्त करने के लिए जोखिम उठाना, आशावादी होना और साहस से आगे बढ़ना आवश्यक है, लेकिन धन बनाए रखने के लिए जोखिम उठाने का विपरीत आवश्यक है। इसके लिए विनम्रता और इस डर की आवश्यकता है कि जो आपको मिला है वह उतनी ही जल्दी आपसे छीन भी सकता है। इसके लिए मित व्यतीता और यह मानने की आवश्यकता है कि आपने जो भी कमाया है उसमें कुछ भाग्य के कारण भी है। इसलिए अतीत में मिली सफलता को अनिश्चित काल तक दोहराने पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। दोस्तों, एक बार चार्ली रोज ने स्क्वायर्स कैपिटल के अरबपति प्रमुख माइकल मोरिज़ से पूछा कि स्क्वायर्स को इतनी सफलता कैसे मिली। मोरिज़ ने कहा, दीर्घायु। यह चिन्हांकित करते हुए कि कुछ वीसी कंपनी 5 से 10 साल तक सफल होती है, लेकिन स्क्वायर 4 दशक तक समृद्ध होती रही है। रोज ने पूछा, ऐसा क्यों था? मोरिज़, मुझे लगता है कि हमें व्यवसाय से बाहर होने का डर हमेशा से रहा है। रोज, सच में? तो क्या डर है? सिर्फ असुरक्षित व्यक्ति ही टिके रहते हैं। मोरिज़, यह काफ़ी हद तक सच है। हम मानते हैं कि हमारे आने वाले कल बीते हुए कल जैसा नहीं होगा। हम अपनी ख्याति पर निर्भर होकर नहीं रह सकते। हम लापरवाही नहीं रह सकते। हम यह नहीं मान सकते कि अतीत की सफलता भविष्य की समृद्धि में परिवर्तित होती है। यहाँ पर भी उत्तरजीविता, न तो विकास, न बुद्धि और न ही अंतर्दृष्टि, लंबे समय तक जमे रहने की योग्यता, बिना मिटे और बिना हार मानने पर मजबूर होने के, यही सबसे अधिक मायने रखता है। यह आपकी कार्यनीति की आधारशिला होनी चाहिए, फिर बात चाहे निवेश की हो या आपके करियर या व्यवसाय की। उत्तरजीविता मानसिक संपत्ति के मामले में इतनी आवश्यक क्यों है? इसके 2 कारण हैं। पहला प्रत्यक्ष है। कुछ लाभ इतने बड़े होते हैं कि उनके लिए मिट जाना भी योग्य है। दूसरा, जैसा कि हमने कंपाउंडिंग के प्रति अतः प्रयागनित गणित है। कंपाउंडिंग तभी काम करता है यदि आप किसी संपत्ति को वर्षों तक विकसित होने के लिए छोड़ दें। यह विकल्प बलूत के वृक्षों को उगाने जैसा है। 1 साल के विकास के कुछ खास उन्नति नहीं दिखती। 10 साल का विकास अर्थपूर्ण अंतर दिखा सकता है और 50 साल का समय कुछ पूर्णतः असाधारण रच सकता है। दोस्तों, लेकिन उस असाधारण विकास को प्राप्त करने और बनाए रखने के लिए उन सभी अप्रत्याशित उतार चढ़ाव से गुजर कर बचे रहना आवश्यक है, जिन्हें हर व्यक्ति अनिवार्य रूप से कभी न कभी अनुभूति करता ही है। दोस्तों, वीडियो में बने रहे क्योंकि आज मैं कंपाउंडिंग के सारे रहस्य आप तक पहुंचाना चाहता हूं और आपको बताना चाहता हूं।
तो हम आगे बढ़ते हैं। हम यह समझने में कई साल लगा सकते हैं कि वॉरेन बफे ने निवेश प्रतिफल कैसे कमाए। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ कंपनी, सर्वश्रेष्ठ सस्ते स्टॉक और सर्वश्रेष्ठ प्रबंधक को ढूंढा। यह कठिन है। इससे कम कठिन और अधिक महत्वपूर्ण यह है कि जानना है कि उन्होंने क्या नहीं किया। वे ऋण के नीचे नहीं दबे। उन्होंने अपने जीवन काल की उन 14 मंदियों के दौरान घबरा कर स्टॉक नहीं बेचे। उन्होंने अपनी व्यवसाय प्रतिष्ठा को दूषित नहीं किया। उन्होंने खुद को किसी एक कार्यनीति, किसी एक वैश्विक नजरिए से गुजरने प्रचलन से नहीं जोड़ा। वे दूसरों के धन पर कभी आश्रित नहीं हुए। उन्होंने खुद को अक्रियाशील नहीं होने दिया और न ही हार मानी या सेवानिवृत्ति हुए। वे टिके रहे। उत्तरजीविता ने उन्हें दीर्घायु प्रदान की और दीर्घायु 18 वर्ष से 89 वर्ष की आयु तक लगातार निवेश ने कंपाउंडिंग द्वारा अद्भुत परिणाम दिए। उनकी सफलता का वर्णन करते हुए यह पहलू सबसे अधिक मायने रखता है। आपको यह दिखाने के लिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आपको रिक गुरियन की कहानी सुनानी होगी। तो दोस्तों, इस कहानी को ध्यान से सुनें। आपने संभवतः वॉरेन बफे और चार्ली मुंगेर की निवेश जोड़ी के बारे में सुना होगा, लेकिन 40 वर्ष पहले इस समूह में एक तीसरा सदस्य भी था, रिक गुरियन। वॉरेन, चार्ली और रिक ने साथ मिलकर निवेश किए और व्यवसाय प्रबंधक के साक्षात्कार किए। फिर रिक जैसे कहीं गायब हो गए। कम से कम बफेट और मुंगेर की सफलता की तुलना में। निवेशक मोहनीश पबराई ने एक बार वॉरेन बफे से पूछा था कि आखिर रिक को क्या हुआ। मोहनीश याद करते हुए कहते हैं, वॉरेन बफे ने कहा, चार्ली और मैं हमेशा जानते थे कि हम बहुत धनवान बनेंगे। हम धनवान बनने की जल्दी में नहीं थे। हमें पता था कि ऐसा होगा। रिक भी हमारे बराबर ही होशियार था, बस वह जरा जल्दी में था। हुआ कुछ यूँ कि 1973-74 की गिरावट में रिक सीमांत ऋण से दबा हुआ था और उन 2 वर्षों में शेयर बाजार लगभग 70% नीचे चला गया। इसलिए उसे मार्जिन कॉल मिले। उसने अपने वर्कशायर स्टॉक वॉरेन बफे को बेच दिया। वॉरेन ने असल में कहा, मैंने रिक के वर्कशायर स्टॉक 40% से भी कम दर में खरीदे। रिक बेचने पर मजबूर हुआ क्योंकि वह कर्ज में डूबा था। चार्ली, वॉरेन बफे और रिक धनवान होने के समान रूप से सफल थे, लेकिन वॉरेन और चार्ली के पास धनवान बने रहने का अतिरिक्त कौशल भी था और लंबे समय में यह कौशल सबसे अधिक मायने रखता है। नसीम तालिब ने इसका एक इस तरह उल्लेख किया, आगे बने रहने और उत्तरजीविता में अंतर है। पहले के लिए दूसरों की आवश्यकता होती है। आपको बर्बाद होने से बचे रहना है हर कीमत पर। दोस्तों, उत्तरजीविता मानसिकता को वास्तविक संसार में लागू करने के लिए 3 बातों की परख आवश्यक है। 1, बड़े प्रतिफल चाहने से अधिक मैं आर्थिक रूप से अटूट होना चाहता हूँ, और अगर मैं अटूट हूँ, मुझे लगता है कि मुझे में बड़े प्रतिफल मिलेंगे क्योंकि मैं अधिक समय तक टिका रहूँगा, जिससे कंपाउंडिंग अपना काम दिखा सके। बुल मार्केट के दौरान कोई भी नगद धन रोक नहीं रखना चाहता था। वे ऐसी संपत्ति अधिकृत करना चाहते हैं जिसकी मूल्य ऊपर जाए। बुल मार्केट के दौरान नगद धन रोकने पर आप रूढ़िवादी दिख सकते हैं या ऐसा अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि उस पर समय आप तीव्रता से इस बात से अवगत हो जाते हैं कि अच्छा माल न लेकर आप कितना कुछ खो रहे हैं। कहिए कि नगद धन 1% की कमाई देता है और स्टॉक वार्षिक रूप से 10%। यह 9% का अंतर हर रोज आपको अंदर ही अंदर चुभता रहेगा। लेकिन अगर वही नगद धन आपकी बियर मार्केट के दौरान अपने स्टॉक बेचने से रोकता है, उस नगद धन पर आपने जो वास्तविक प्रतिफल पाया वह 1% प्रति वर्ष नहीं है। यह उसका कई गुना हो सकता है, क्योंकि एक बार की अंधाधुंध गलत समय के स्टॉक बिक्री को रोकने से आपको आजीवन प्रतिफल से अधिक लाभ मिल सकता है, बजाय दर्जनों बड़े स्टॉक खरीदने के। कंपाउंडिंग बड़े प्रतिफल पर निर्भर नहीं करता, मात्र अच्छे प्रतिफल जो बहुत लंबे समय तक टिके रहे, विशेषतः अस्त व्यस्तता और
तबाही के बीच हमेशा जीत जाएंगे। 2. योजना बनाना आवश्यक है, लेकिन हर योजना का सबसे महत्वपूर्ण भाग यह है कि तब के लिए योजना बनाई जाए जब बनाई गई योजना काम कर रही हो। वह क्या कहावत है, मेरे मन कुछ और है और कर्ता के कुछ और। आर्थिक और निवेश संबंधी नियोजन विकट होता है, क्योंकि यह आपको बताता है कि आपका वर्तमान आचरण औचित्य के दायरे में है या नहीं। लेकिन ऐसा कुछ ही योजनाएं होती है जो वास्तविक संसार में अपनी पहली मुठभेड़ के बाद टिक पाती है। अगर आप अगले 20 वर्षों के लिए अपनी आय, बचत दर और प्रतिफल की योजना बना रहे हैं, उन सभी बड़ी घटनाओं के बारे में सोचिए जो पिछले 20 वर्षों में हुई है, जिनका कोई भी पूर्वानुमान नहीं लगा सकता था। 11 सितंबर, आवास में उछाल और गिरावट, जिसके कारण लगभग 20 मिलियन अमेरिकी नागरिकों ने अपने घर गंवा दिए। आर्थिक संकट, जिसमें लगभग 9 मिलियन लोगों की नौकरी चली गई। रिकॉर्ड तोड़ होने वाली स्टॉक मार्केट की रैली और कोरोना वायरस, जिसने इसकी पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। कोई भी योजना तभी सफल कहलाती है जब वास्तविकता की मार झेल सके और अनिश्चितताओं से भरा भविष्य हर किसी के वास्तविकता है। एक अच्छी योजना इस तत्व को नहीं झुठलाती, बल्कि वह इसे अपनाती है और त्रुटियों के लिए स्थान बनाती है। जितना अधिक आप किसी योजना के विशिष्ट पहलुओं को वास्तविक होते देखना चाहते हैं, उतना ही क्षीण आपका आर्थिक जीवन हो जाता है। अगर आपकी बचत योजना में त्रुटियों के लिए इतना पर्याप्त स्थान है कि आप यह कह सके कि अगर अगले 30 वर्ष तक मार्केट प्रतिफल 8% हो तो बहुत बढ़िया होगा, लेकिन अगर यह प्रतिफल 4% भी रहे तो मैं इसे संभाल लूँगा, उतना ही अधिक मूल्यवान आपकी योजना बन जाएगी। बहुत से निवेश इसलिए असफल नहीं होते कि वे गलत थे, बल्कि इसलिए असफल होते हैं कि वे एक ऐसी परिस्थितियों में बस काफ़ी हद तक ठीक थे जहां चीज़ें को एकदम ठीक होने की आवश्यकता थी। त्रुटियों के लिए स्थान, जिसे अक्सर सुरक्षा सीमा कहा जाता है, वित्त में सबसे अगोचर बल है, कई रूप में पाया जाता है। एक मितव्यापी बजट और एक अबद्ध समय रेखा, कुछ भी जो आपको विभिन्न नतीजों के साथ सुखपूर्वक रहने दे। यह रूढ़िवादी होने का अलग है। रूढ़िवादी होने का मतलब जोखिम के एक निश्चित स्तर से दूर रहना है। सुरक्षा सीमा का मतलब जोखिम के एक स्तर पर अपनी उत्तरजीविता की संभावना की बढ़ाकर सफल होने की संभावना को बढ़ाना है। और इसका जादू कुछ ऐसा है कि जितनी अधिक आपकी सुरक्षा सीमा होगी, उतनी ही कम अनुकरण परिणाम हासिल करने की आपकी आवश्यकता है। नंबर 3, एक संतुलित व्यक्ति जो भविष्य को लेकर आशावादी हो, लेकिन भविष्य में पहुंचने के लिए रास्ते में आने वाले अड़चनों को लेकर आशंकित अत्यावश्यक है। आशावाद आमतौर पर इस धारणा के रूप में परिभाषित किया जाता है कि सब अच्छा होगा, लेकिन यह परिभाषा अधूरी है। विवेकपूर्ण आशावाद एक ऐसी धारणा है कि संयोगानुपात आपके पक्ष में है और चाहे बीच में कितनी भी विपत्ति का सामना करना पड़े, अंत में समय के साथ सब संतुलित होकर अच्छे परिणाम निकलेंगे। बल्कि आप यह जानते हैं कि बीच में विपत्ति तो आएगी ही। आप इस बात को लेकर आशावादी हो सकते हैं कि दीर्घकालिक विकास का चक्र रेखा सही रूप से ऊपर की ओर जा रही है, लेकिन समान रूप से अवगत भी कि अब और तब के बीच का रास्ता बारूदी सुरंगों से भरा है और यह हमेशा भरा रहेगा। ये दो बातें परस्पर अनन्य नहीं है। यह अवधारणा कि दीर्घकाल में कुछ उन्नत हो सकता है, भले ही लघु काल में हास्यास्पद लगे, यह सहज नहीं है, लेकिन जीवन के अधिकतर चीज़ों ऐसे ही काम करती है। 20 की उम्र तक एक औसत व्यक्ति अपने मस्तिष्क के लगभग अपनी अंतर्ग्रंथि संयोजन खो देता है, जो 2 वर्ष की उम्र में उसके मस्तिष्क में थे। जैसे जैसे अप्रभावी और अनावश्यक तंत्रिकाएं पथ साफ होते जाते हैं, लेकिन एक और औसत वर्षीय व्यक्ति एक औसत 2 वर्ष बच्चों की तुलना में अधिक होशियार होता है। प्रगति के साथ विनाश न सिर्फ संभव है, बल्कि यह अधिकता से छुटकारा पाने का एक प्रभावी तरीका भी है।
कल्पना कीजिए, यदि आप एक बच्चे के माता पिता हैं और आप अपने बच्चे के मस्तिष्क के अंदर देख पाए। हर सुबह आप पाएंगे कि बच्चे के मस्तिष्क में अंतर्ग्रंथि संयोजन कम होते जा रहे हैं। आप घबरा जाएंगे, आप कहेंगे यह ठीक नहीं है, यहाँ तो क्षति और विनाश हो रहा है, हमें व्यवधान की आवश्यकता है, हमें डॉक्टर से मिलना होगा। लेकिन आप ऐसा नहीं करते। आप जो देख रहे हैं वह प्रगति का आम रास्ता है दोस्तों। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस अवधि में क्या हुआ? आखिर कहाँ से शुरू करें? 9 बड़े युद्ध लड़ते हुए 1.3 मिलियन अमेरिकी मारे गए। नंबर 2, कुल स्थापित की गई कंपनियों में से लगभग 99.9% बंद हो गई। 4 यूएस राष्ट्रपतियों की हत्या कर दी गई। मात्र 1 वर्ष में लगभग 6,75,000 अमेरिकी फ्लू महामारी में मारे गए। 30 अलग अलग प्राकृतिक आपदाओं में से प्रत्येक में कम से कम 400 अमेरिकी नागरिक की मृत्यु हुई। 33 मंदियाँ कुल मिलाकर 48 वर्ष तक चली। उन मंदियों में से किसी एक का भी अनुमान करने वालों की संख्या 0 रही। स्टॉक मार्केट में किसी हाल की ही ऊंचाई से कम 102 बार 10% से अधिक की गिरावट आई। कम से कम 12 बार स्टॉक के मूल्य में 1/3 की गिरावट आई। 20 अलग अलग वर्षों में वार्षिक मुद्रास्फीति 7% से पार हुई। गूगल के अनुसार आर्थिक निराशावाद ये शब्द कम से कम 29,000 बार समाचार पत्रों में छपे। इन 170 वर्षों में हमारा जीवन स्तर लगभग 20 गुना बढ़ा है। लेकिन मुश्किलों से ऐसा कोई दिन गुजरा होगा जिसमें निराशावाद के लिए ठोस कारण न हो। एक ऐसी मानसिकता जो असुरक्षित होने के साथ साथ आशावादी भी हो, उसने बनाए रखना कठिन है, क्योंकि चीज़ों को श्रेष्ठ और श्याम में देखना आसान है बजाय सूक्ष्मंतर को समझने के। लेकिन दीर्घकालिक आशावाद का लाभ उठाने के लिए आपको लघु काल में असुरक्षित अनुभव करना आवश्यक है। जेसी लिवरमोर ने यह कठिन रूप से जाना। उन्होंने अच्छे दिनों के बुरे दिनों का अंत समझा। धनवान बनने के बाद उन्होंने लगा कि धनवान बने रहना निश्चित था और वे अपराजय थे। लगभग सब कुछ खो देने के बाद भी उन्होंने चिंतन करते हुए कहा, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि एक सट्टेबाज के लिए घमंड से बचे रहना की सीख पाने के लिए कोई भी कीमत इतनी बड़ी नहीं है। बहुत से उत्कृष्ट व्यक्तियों की बड़ी असफलता सीधी घमंड से जोड़ी जा सकती है। यह एक महंगी बीमारी है। उन्होंने कहा, हर कहीं से लेकर हर किसी तक। आगे हम एक और पहलू देखेंगे। यह समझने की आपदा के प्रति आपको समझना कठिन होगा। आगे मैं इस एक और वीडियो लेकर आऊँगा। तो दोस्तों अभी तक के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। ये बातें धन संपदा का मनोविज्ञान, द साइकोलॉजी ऑफ मनी के लेखक मॉर्गन हाउसेस की किताब से ली गई है। अध्याय 5, धनवान बनना बनाम धनवान बने रहना। दोस्तों एक बात जो मुख्य रूप से ध्यान देने वाली है, अच्छे निवेश का मतलब आवश्यक रूप से अच्छे निर्णय लेना नहीं है। आवश्यक यह है कि आप नियमित रूप से गड़बड़ न करते रहें। तो अभी तक के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और धन्यवाद। जय हिंद।